इमेजिन करिए एक बहुत ही पुरानी और कह सकते हैं धीमी रफ्तार से चलने वाली कोई कंपनी है। हाँ बिल्कुल। जहां हर कोई बस अपना 9 से 5 का काम कर रहा है, कोई नया रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई बड़ा विजन नहीं है किसी का। एकदम टिपिकल सरकारी ऑफिस जैसा माहौल। हाँ एग्जैक्टली। और फिर अचानक वहां एक नया युवा लड़का आता है। वो सिर्फ अपना काम नहीं करता, बल्कि पूरी कंपनी का कल्चर, उनका सोचने का तरीका और काम करने की पूरी रफ्तारी बदल कर रख देता है। सही बात है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम यही चर्चा करने वाले हैं। 1978 में भारतीय क्रिकेट टीम की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, जब तक कि हरियाणा से एक लड़का उस टीम में नहीं आया और उसने स्पीड को सीधा 140 किलोमीटर प्रति घंटे पर सेंट नहीं कर दिया। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? तो आज की इस डीप डाइव का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कपिल देव नाम के एक अकेले इंसान ने एक पूरे देश का माइंडसेट बदल दिया और उन्हें विश्व विजेता बना दिया। और मैं बता दूं कि ये माइंडसेट वाला एंगल ना बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अगर हम 70 के दशक के अंत की भारतीय टीम को देखें तो दुनिया हमें सिर्फ स्पिनरों के देश के रूप में जानती थी। हाँ, फास्ट बॉलिंग का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। एकदम। हमारा गेम बहुत डिफेंसिव हुआ करता था। हम मैच जीतने के लिए नहीं खेलते थे, बल्कि मैच ड्रॉ कराने या बस सम्मानजनक तरीके से हारने के लिए खेलते थे। डिफेंसिव अप्रोच। हाँ, और कपिल देव ने सिर्फ फास्ट बॉलिंग ही नहीं शुरू की, उन्होंने भारतीय क्रिकेट में अग्रेशन और सेल्फ बिलीफ को इंट्रोड्यूस किया। बिल्कुल सही कहा। और इस बदलाव की सबसे पहली निशानी थी उनकी फिजिकल फिटनेस और वो रफ्तार। मतलब उस दौर में 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद डालना भारत में किसी ने सोचा भी नहीं था। इसी वजह से तो उन्हें हरियाणा हरिकेन कहा जाने लगा था। हरियाणा का तूफान। लेकिन यहाँ जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनकी फिटनेस का ट्रैक रिकॉर्ड। मतलब एक फास्ट बॉलर के तौर पर 16 साल का लंबा करियर, और उन्होंने इंजरी की वजह से कभी कोई टेस्ट मैच मिस नहीं किया। ये आज के समय में तो अनबिलीवेबल लगता है। वही तो मैं यही सोच रही थी कि ये कैसे पॉसिबल है। आज के एथलीट्स तो हर दूसरी सीरीज में इंजर्ड हो जाते हैं। इसका जवाब उनकी बॉलिंग के बायोमैकेनिक्स में छिपा है। उनका बॉलिंग एक्शन बहुत ही स्मूथ और रिदमिक था, जो उनके शरीर पर, खासकर पीठ और घुटनों पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं डालता था। अच्छा। आज के फास्ट बॉलर्स अक्सर बहुत ज्यादा जिम ट्रेनिंग और मस्कुलर बल्क पर फोकस करते हैं, इससे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कपिल देव की फिटनेस जिम में नहीं बनी थी, बल्कि लगातार दौड़ने और उनके बेसिक स्टेमिना का नतीजा थी। और शायद उस स्टेमिना का क्रेडिट उनके पिताजी को भी जाता है। मैंने जो सोर्सेस पढ़े उसमें एक किस्सा था, वो मुझे लिटरली बहुत फैसिनेटिंग लगा। रामलाल जी वाला किस्सा है? हाँ, जब उनके पिता को लगा कि बेटे को एक मजबूत एथलीट बनना है, तो उन्होंने कोई महंगे सप्लीमेंट्स नहीं मंगवाए। उन्होंने घर में सीधे 2 भैंसें ही खरीद लीं, ताकि कपिल को एकदम शुद्ध और भरपूर दूध मिल सके। एग्जैक्टली। मतलब आज के दौर में जहां लोग न्यूट्रिशनिस्ट और महंगी डाइट पर लाखों खर्च करते हैं, वहां उन्होंने सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर ही खड़ा कर दिया। ये सुन के मुझे बहुत हंसी आई थी। ये सुनने में बहुत मजेदार जरूर लगता है, लेकिन ये एक बहुत गहरी बात भी बताता है। ये दिखाता है कि उस समय इलीट फिटनेस का कॉन्सेप्ट कैसा था। ये पूरी तरह से नेचुरल डाइट और हार्ड वर्क पर बेस्ड था। सही बात है। लेकिन फिटनेस का मतलब सिर्फ स्टैमिना तो नहीं होता ना। एक और आंकड़ा है जो मुझे सच में माइंड ब्लोइंग लगा। कौन सा? अपने पूरे टेस्ट करियर में कपिल देव कभी भी रन आउट नहीं हुए। अब कोई सोच सकता है कि वो बस बहुत तेज दौड़ते थे इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन क्या ये सिर्फ तेज दौड़ने की बात है? बिल्कुल नहीं। क्रिकेट में रन आउट होना सिर्फ आपकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। टेस्ट क्रिकेट में रन आउट ना होना असल में आपके मेंटल अवेयरनेस का सबसे बड़ा सबूत है। मेंटल अवेयरनेस? वो कैसे? देखिए, रन आउट तब होते हैं जब आपका फोकस हिलता है या दूसरे खिलाड़ी के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप होता है। कपिल देव का कभी रन आउट न होना ये बताता है कि उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस किस लेवल की थी। वो हर चीज को कैलकुलेट कर लेते थे। बिल्कुल। वो गेंद की ट्रैजेक्टरी, फील्डर की पोजीशन और अपने पार्टनर के माइंडसेट को सेकंड के 100वें हिस्से में कैलकुलेट करते थे। ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं है, ये मेंटल शार्पनेस है। क्या बात है। और यही मेंटल शार्पनेस और मजबूत शरीर आगे चलकर सबसे बड़े टेस्ट के लिए तैयार हो रहा था, 1983 का वर्ल्ड कप। द अल्टीमेट टेस्ट। हाँ। अगर हम 83 से पहले की बात करें तो उस समय के आर्काइव्स पढ़ने पर पता चलता है कि भारतीय टीम को सच में कोई सीरियसली नहीं लेता था। बिल्कुल नहीं।
अच्छे 2 वर्ल्ड कप में हमने सिर्फ एक मैच जीता था, वो भी ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो उस समय भारत की टीम को वर्ल्ड क्रिकेट में वैसे ही देखा जाता था जैसे आज हम नेपाल या किसी नई एसोसिएट टीम को देखते हैं। एकदम पक्के अंडरडॉग्स। उस समय क्रिकेट पर वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का ही दबदबा था। 1983 के टूर्नामेंट में भारतीय टीम बस एक फॉर्मेलिटी के लिए गई थी, सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ, यहाँ तक कि कई भारतीय खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के बीच में ही अमेरिका में छुट्टियां मनाने की टिकटें तक बुक कर रखी थी। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जल्दी बाहर हो जाएंगे। ये तो मतलब हार पहले ही मान ली गई थी। और फिर वो दिन आता है 18 जून 1983, ट्यूनब्रिज वेल्स का मैदान, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच। टर्निंग पॉइंट। ये पूरा सिनेरियो किसी हॉलीवुड स्पोर्ट्स ड्रामा से कम नहीं लगता। भारत ने बैटिंग शुरू की और स्कोर हो गया 17 रन पर 5 विकेट। टॉप ऑर्डर पूरी तरह से खत्म। और कप्तान कपिल देव उस समय ड्रेसिंग रूम में नहीं थे। हाँ, वो बाथटब में नहा रहे थे। जब उन्हें बताया गया कि 5 विकेट गिर गए तो उन्हें लगा कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन जब वो बाहर आए तो पूरी टीम सहमी हुई थी। क्योंकि अगर वो मैच हारते तो वर्ल्ड कप का सफर वहीं खत्म था। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जब आधी टीम 17 रन पर आउट हो गई हो तो कोई इंसान ऐसा काउंटर अटैक करने की हिम्मत कैसे जुटाता है? इसके लिए हमें साइकोलॉजिकल प्रेशर को समझना होगा। 17 रन पर 5 विकेट सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये एक मेंटल कोलैप्स है। हाँ, कोई भी पैनिक कर जाएगा। बिल्कुल। ऐसे समय में कोई भी आम बल्लेबाज मैदान पर जाता है तो उसका दिमाग डिफेंसिव मोड में चला जाता है। वो सोचता है कि बस विकेट बचा लूं, टीम हार तो रही है, बस बेइज्जती थोड़ी कम हो जाए। सही कह रहे हैं, लेकिन महान लीडर्स सिर्फ ये नहीं बताते कि जीतना कैसे है, वो असल में हारने की परिभाषा को ही बदल देते हैं। कपिल देव उस दिन जिम्बाब्वे के बॉलर से नहीं खेल रहे थे, वो भारतीय टीम के उस मेंटल ब्लॉक से खेल रहे थे। और उन्होंने डिसाइड किया कि अगर डूबना ही है तो लड़ते हुए डूबेंगे। एग्जैक्टली। उन्होंने 138 गेंदों में 175 रन ठोक दिए, 16 चौके और 6 छक्के, नाबाद पारी, सैयद किरमानी के साथ 9वें विकेट के लिए 126 रन की पार्टनरशिप की। भारत वो मैच 31 रन से जीत गया। ये पारी इसलिए ऐतिहासिक नहीं है कि इसमें 175 रन बने, ये इसलिए हिस्टोरिक है क्योंकि इस पारी ने उस ड्रेसिंग रूम का डीएनए बदल दिया। जब आप 17 पर 5 से मैच जीत जाते हैं ना, तो टीम के अंदर एक ऐसा सेल्फ बिलीफ आता है कि अब हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन यार, इस पूरी एपिक स्टोरी की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि बीबीसी की हड़ताल के कारण इस जादुई पारी का कोई वीडियो फुटेज ही नहीं है। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। कोई ब्रॉडकास्ट ही नहीं हुआ। इस मैच को जीतने के बाद उन्होंने खुद के लिए एक मर्सिडीज कार खरीदी थी, लेकिन दुनिया उनकी वो पारी कभी नहीं देख पाई। और मुझे लगता है कि शायद फुटेज का ना होना ही इस पारी को एक मिथ या किंवदंती बना देता है। लोगों ने इसे सिर्फ कहानियों में सुना है। इसने उस पारी के इर्द गिर्द एक ऐसा आभा मंडल खड़ा कर दिया जो शायद वीडियो होने पर नहीं होता। ये भी एक सोचने वाली बात है। खैर, उस नए सेल्फ बिलीफ के साथ भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है। सामने है वेस्ट इंडीज, लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से उतरी दुनिया की सबसे खतरनाक टीम। और भारत पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 183 रन पर ऑल आउट हो गया। फिर से वही लगा कि कहानी खत्म। विवियन रिचर्ड्स बैटिंग करने आते हैं और वो बहुत अग्रेसिव मूड में थे। विवियन रिचर्ड्स का वो अग्रेशन वेस्ट इंडीज के उस घमंड को दिखा रहा था कि ये 183 रन हमारे लिए मजाक है। वो चौके पे चौके मार रहे थे। हाँ, वो मैच को 20-25 ओवर में ही खत्म करना चाहते थे। कपिल देव का वो कैच, रिचर्ड्स ने एक पुल शॉट हवा में खेला। कपिल देव मिड विकेट पे थे। उन्होंने गेंद पर नजर रखी और डीप स्क्वायर लेग की तरफ पीछे की ओर दौड़ना शुरू किया। जी, पीछे की तरफ दौड़ना और एक क्रिकेट बॉल को ट्रैक करना, ये कितना मुश्किल है एक खिलाड़ी के लिए। टेक्निकली देखा जाए तो ये वन ऑफ द टफेस्ट स्किल्स हैं। जब आप पीछे की ओर दौड़ते हैं तो आपके शरीर का बैलेंस बिगड़ने का चांस सबसे ज्यादा होता है। आपकी नजर आसमान में है, सिर पीछे की तरफ झुका है और आप फुल स्पीड में दौड़ रहे हैं। बाप रे। ये उनकी उसी बेसिक एथलेटिसिज्म का नतीजा था जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। वो कैच सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो वेस्ट इंडीज के साइकोलॉजिकल डोमिनेंस का खात्मा था। और 140 रन पर वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो गई और भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया। बिल्कुल। अब लीडरशिप और प्रेशर हैंडल करने की बात हो ही रही है जी, तो मुझे यहाँ एक किस्से पर बात करनी है। जी बताइए। मैंने पढ़ा कि एक बार वेस्ट इंडीज के ही खिलाफ भारतीय टीम सिर्फ
90 रन पर ऑल आउट हो गई थी। दर्शक इतने भड़क गए कि उन्होंने टीम की बस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हाँ, ये वाकया काफी मशहूर है। खिड़कियां टूट रही थीं, खिलाड़ी डरे हुए थे, लेकिन कहा जाता है कि कपिल देव बस में बिल्कुल शांत बैठे रहे। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उनका मानना था कि इसका जवाब मैदान पर खेल से देना चाहिए। ये उनके कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देना है। अच्छा। हाँ, मतलब आपके अपने ही फैंस, आपका अपना देश आप पर पत्थर मार रहा है, कांच टूट रहे हैं, और एक कप्तान बस चुपचाप बैठा है। क्या ये लीडरशिप है? मुझे तो ये शौक या डर की स्थिति ज्यादा लगती है। कोई भी नॉर्मल इंसान इस पर गुस्सा करेगा या कम से कम पैनिक तो करेगा ना। ये इतना शांत रहना मुझे थोड़ा अननेचुरल लगता है। आपका ये सोचना बिल्कुल जायज है। बाहर से देखने पर ये शॉक या इमोशनल सेपरेशन लग सकता है, लेकिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इसे रैडिकल कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। रैडिकल कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब एक एलीट एथलीट अपने दिमाग को हिस्सों में बांट लेता है। कपिल देव जानते थे कि उन पत्थरों का सीधा कारण मैदान पर उनका खराब प्रदर्शन है। अगर वो वहां गुस्सा करते, फैंस पर चिल्लाते, तो क्या होता? कंट्रोवर्सी होती। बिल्कुल, सिर्फ हेडलाइंस बनती और टीम का मोराल और गिरता। एक सच्चा लीडर ना शोर पर रिएक्ट नहीं करता, वो रूट कॉज पर काम करता है। समझ रही हूँ। उन्होंने उस पूरे कैओस को ब्लॉक कर दिया और अपना फोकस इस बात पर लगाया जो उनके कंट्रोल में थी, यानी अगला मैच। और यही वजह है कि वो इतने सक्सेसफुल कप्तान बने। वाओ, रैडिकल कंपार्टमेंटलाइजेशन इस सच में एक बहुत डीप इंसाइट है। चलिए 1983 और उस सुनहरे दौर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, उनका सफर 83 के बाद भी बहुत लंबा रहा। बिल्कुल। 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच चल रहा था। भारत पर फॉलो ऑन का खतरा था। फॉलो ऑन मतलब अगर आप पहली पारी में बहुत कम स्कोर बनाते हैं तो आपको तुरंत दोबारा बैटिंग करनी पड़ती है, जो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बर्डन होता है। और इस फॉलो ऑन को बचाने के लिए कपिल देव ने लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के मार दिए। ये उस समय के टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से पागलपन की हद तक की ऑडेसिटी थी। आप टेस्ट मैच में इंग्लैंड की कंडीशन में अपनी टीम का फॉलो ऑन बचाने के लिए डिफेंसिव नहीं खेल रहे, बल्कि आप लगातार 4 छक्के मार रहे हैं। ये दिखाता है कि वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार रहते थे। एकदम। और इसके बाद 1994 में उन्होंने 434 टेस्ट विकेट लेकर रिचर्ड हेडली का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा। एक ऐसा रिकॉर्ड जो अगले 8 सालों तक किसी ने नहीं छुआ। एक लेजेंडरी माइलस्टोन। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पढ़कर मुझे सच में बहुत अजीब और बुरा फील हुआ। आप 1999 के कोचिंग वाले दौर की बात कर रही हैं। हाँ, 1999 में वो भारतीय टीम के कोच बने, लेकिन सिर्फ 10 महीने बाद ही उन पर मैच फिक्सिंग में शामिल होने के गंभीर आरोप लग गए। ये भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे डार्क चैप्टर है। जिस इंसान ने भारत को पहला वर्ल्ड कप दिलाया, जो देश के लिए एक हीरो था, उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोते हुए इस्तीफा देना पड़ा। वो वीडियो फुटेज यार आज भी दिल तोड़ देता है। सही कह रही हैं। एक नेशनल हीरो से लेकर दागदार होने तक का ये जो सफर था, ये बहुत ट्रैजिक है। हम यहाँ किसी साइड को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस जो हुआ वो बता रहे हैं। बिल्कुल, और हमें ये समझना होगा कि महान लोगों का जीवन कभी भी एक सीधी साफ सुथरी कहानी नहीं होता। उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, ट्रेजेडी होती है और विवाद होते हैं। हाँ, उन पर आरोप लगे, इन्वेस्टिगेशन हुई और बाद में वो आरोपों से बरी भी हुए। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके आंसू सिर्फ उनके नहीं थे, वो एक पूरे देश के टूटे हुए भरोसे के आंसू थे। हालांकि समय के साथ चीजें हील हुई। हाँ, समय के साथ घाव भर गए और उन्होंने बाद में अपनी लाइफ को कई अलग अलग फील्ड्स में एक्सपैंड भी किया। 2008 में वो टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बने। और उन्होंने किताबें भी लिखी। हाँ, क्रिकेट माई स्टाइल और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आए। इकबाल और मुझसे शादी करोगी जैसी फिल्मों में हमने उनके बढ़िया कैमियो देखे हैं। काफी मल्टी टैलेंटेड रहे हैं वो। है ना? लेकिन अगर हम इन सब चीजों से परे जाकर देखें तो उनकी सबसे बड़ी लेगेसी क्या है? मैं कहूंगा कि उनकी सबसे बड़ी लेगेसी कोई रिकॉर्ड बुक या फिल्म नहीं है। उनकी लेगेसी वो जेनरेशन है जिसने उन्हें 1983 में वो ट्रॉफी उठाते देखा। जैसे सचिन तेंदुलकर। बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर ने खुद कहा है कि उन्होंने कपिल देव को वो वर्ल्ड कप उठाते देखा और वहीं से उन्होंने तय किया कि उन्हें क्रिकेट खेलना है। ये बहुत बड़ी बात है। कपिल देव ने सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं जीता था, उन्होंने एक पूरे देश के यूथ को ये परमिशन दी थी कि वो बड़े सपने देख सकते हैं। मतलब ये कि वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने सही मायनों में भारतीय क्रिकेट की तकदीर बदल दी। तो अगर हम आज की इस डीप डाइव को समेटें तो ये एक ऐसे लड़के की कहानी है
जिसके पिता ने उसकी ताकत बढ़ाने के लिए घर में 2 भैंसें बांधी थीं। हाँ। वो लड़का जिसने अपनी रफ्तार से हरियाणा के तूफान का नाम कमाया, जिसने 17 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद बाथटब से निकलकर एक ऐसा शतक जड़ा जिसने पूरे देश को हार ना मानना सिखाया। एकदम सही। जो लॉर्ड्स की बालकनी में वर्ल्ड कप उठाकर खड़ा हुआ और जिसने सचिन तेंदुलकर जैसी सदी की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतिभा को जन्म लेने की प्रेरणा दी। और जिसने उस पुरानी धीमी गति वाली कंपनी को एक ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया। एग्जैक्टली। तो आज का ये डीप डाइव खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक थॉट छोड़कर जाना चाहती हूँ। जी। हमने ट्यूनब्रिज वेल्स में कपिल देव की उस 175 रन की पारी की बात की, क्योंकि बीबीसी की हड़ताल थी। उस मैच का कोई वीडियो नहीं है, कोई ब्रॉडकास्ट नहीं है। अब जरा सोचिए, क्या कभी कभी किसी लेजेंड की सबसे बड़ी उपलब्धि का वीडियो मौजूद ना होना ही उसे एक सच्ची कथा बना देता है? बहुत गहरा सवाल है। अगर आज हमारे पास उस पारी का 4K वीडियो होता, मल्टीपल कैमरा एंगल्स होते, स्लो मोशन रिप्ले होता, तो क्या वो पारी आज भी लोगों के जहन में उतनी ही रहस्यमयी, जादुई और बड़ी लगती जितनी वो आज केवल किस्सों और यादों में लगती है? क्या हर चीज का प्रूफ होना कभी-कभी उस चीज का जादू कम कर देता है? इस सवाल के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।